नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की नई शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी करने जा रहे हैं। साथियों, विद्यालय समाज का दर्पण होता है और विद्यालय की जो प्रकाश पुंज होता है वो अध्यापक है। अध्यापक जो कि युग निर्माता भी कहते हैं और छात्र का मार्गदर्शक भी होता है। अब उसके द्वारा जो समाज में या विद्यार्थियों को जो गढ़ा जा रहा है उसकी नीति दिशा निर्देशन क्या हो, ये समय के साथ बदलाव आवश्यक है। इसी रूप में हम सनातन संस्कृति को देखें तो प्राचीन काल में हमारी जो वैदिक शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, इसी प्रकार मध्यकाल में तो उस समय की शिक्षा प्रणाली थी। अंग्रेजों के आ जाने के पश्चात उसी क्रम में शिक्षा प्रणाली चली। स्वतंत्रता के पश्चात भी हमने अंग्रेजी शिक्षा का अनुकरण किया है, लेकिन उस शिक्षा में समय के साथ बदलाव होना भी जरूरी है। उस अंग्रेजी शिक्षा को हम अपने भारत के अनुसार डालने या भारतीय शिक्षा के अनुसार डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जो हमारी स्वतंत्रता के पश्चात जो शिक्षा नीतियां बनी हैं, उन शिक्षा नीतियों के द्वारा समाज कई ऊंचाइयों को पहुंचा है, देश कई ऊंचाइयों को छुआ है। पूर्णतः शिक्षा का आधुनिकीकरण या भारतीयकरण तो नहीं हो पाया, लेकिन उस बढ़ते हुए पड़ाव के अनुसार जो शिक्षा नीतियां बनी हैं, हम उस ओर पहुंच रहे हैं। प्राचीन काल में ज्ञान की दृष्टि से ही हम श्रेष्ठ थे और आधुनिक रूप से भी हम ज्ञान और तकनीकी के माध्यम से हम सर्वश्रेष्ठ बनने जा रहे हैं। ये हमारी शिक्षा नीतियां और विशेषज्ञों का दूरदर्शिता है। आइए साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा नीति बनी है उसकी समीक्षा करते हैं। उसके जो महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। आज की जो नई शिक्षा नीति बनी है वो नई शिक्षा नीति के संबंध में कुछ विद्वानों को, कुछ युवाओं को जो कुछ भय है, थोड़ा सा ये अंधकार समय है कि इसमें क्या होगा, किस दिशा में जाएगा, हमारा क्या होगा, वो सारी जो आपके जो संदेह हैं वो धूमिल हो जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आज की जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो नवीन शिक्षा नीति हर भारतीय के लिए आवश्यक भी है और अनुकूल भी है। इस शिक्षा नीति में जो हमने बताने का प्रयास किया है कि ये नवीन शिक्षा नीति कब बनाई गई, कब लागू की गई, इसमें किस रूप से भूमिका निभाई गई है, आइए देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलने के लिए प्रयास किया था, उसे बदलते हुए स्वरूप को हम नवीन शिक्षा नीति को ले आए 1986 तक। जो हम 2020 में जो शिक्षा नीति लाए हैं, इससे पहले की जो शिक्षा नीति क्या चल रही थी उस पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी वो आप देखेंगे कि जो पहले की जो शिक्षा नीति थी 1986 वाली, वो तात्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के समकक्ष बनी थी और उनके द्वारा गठित इसमें जो प्रमुख विशेषता है, पहली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करना, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना। जो ओपन यूनिवर्सिटी जो थी, इग्नू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी, वो इन्हीं शिक्षा नीति का योगदान था। ओपन यूनिवर्सिटी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसी क्रम में लेते हैं कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो भी इसी का अंग थी। और आगे आता है अध्यापक प्रशिक्षण पर जो जोर दिया गया है, या बहुत स्तर पर जो है डाइट की स्थापना जो की गई थी वो उसी का अंग थी। ये थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब उसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या विकास हुआ है, वो आगे दिखाता हूँ दोस्तों। कि नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी बनी है वो शिक्षा नीति कब प्रारंभ हुई, ये आपको देखते हैं। इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों, माना जाता है 29 जुलाई 2020 को। हाल ही में 29 जुलाई 2020 को शिक्षा नीति का प्रारंभ किया गया, जारी किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे जिसने नीति तैयार की थी, वो थे कस्तूरी रंगन। और वर्तमान में या इससे पहले के जो किस पद पर थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जो विशेषज्ञ थे। उस अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो तकनीकी में महारत थे, उन्होंने इस शिक्षा नीति को जो है बढ़ाने के लिए या निर्मित करने का बीड़ा उठाया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। ये इसकी पृष्ठभूमि, जो वर्तमान की जो शिक्षा नीति बनी है, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो शिक्षा का अर्थ ये होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना।
अब सर्वांगीण विकास करना है, इसके लिए स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने या संविधान सभा ने हमारे बालकों के लिए एक संवैधानिक अनुच्छेद निर्मित किया था। वो संविधान में कहाँ भाग है? संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में जो हमारा अनुच्छेद 45 है वो किस पर बल देता है? वो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसी के अनुसार हमारी सरकारें जो है ये नीतियां बनाएगी और नीतियां बनाते हुए स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया और विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष हमारे जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, इस कारण उसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। इसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आई तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसने जो है उनके अथक प्रयास के द्वारा इस शिक्षा नीति में बदलाव आया। इसी प्रकार जो नवीनतम हम कह रहे हैं, इससे पूर्व 1986 की जो शिक्षा नीति बनी थी वह हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा निर्मित की गई थी। तकनीकी का समावेश और जो हमारे जो पैटर्न है 10+2+3 का जो पैटर्न है वो इस शिक्षा नीति में लागू हुआ था। दोस्तों उसके बाद जो है इस 86 वाली शिक्षा नीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, सुधार किया गया, संशोधन किया गया। उसे संशोधित 1992 की नवीनतम जो है शिक्षा नीति कहा जाता है। अब इसके बाद जो है इसमें क्या बदलाव आया कि 2014 में यहाँ पर संशोधन 2014 में जो है भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे सम्मिलित किया है कि आधुनिक शिक्षा की पद्धति के अनुसार हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे। चुनाव जीतने के पश्चात उसी सरकार के द्वारा जो है इस शिक्षा नीति में बदलाव करके अभी हाल ही में जो नवीनतम शिक्षा नीति है वो जारी की गई। इसका प्रारंभ जो है 29 जुलाई 2020 से किया गया। 29 जुलाई 2020 में इसे सार्वजनिक रूप से किया गया। इसका जो है प्रस्तुतिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब किया गया था? 6 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा पूरे राष्ट्र को संबोधन करके इस नीति के बारे में प्रकाश डाला है। आगे चले कि इसके आगे के लक्ष्य क्या होंगे। 2020 में बनी है, 2030 तक 10 साल की ये शिक्षा नीति है कि हम 2030 तक इसके जितने भी लक्ष्य रखे हैं उन लक्ष्यों को 100% पूरा कर लिया जाएगा। इसी में नीति में जो परिवर्तन कह रहे हैं कि जो पहले वाली जो परंपरागत जो नीति चल रही है उसमें महत्वपूर्ण क्या क्या बदलाव आएंगे, ये इस शिक्षा नीति का मुख्य बिंदु है। दोस्तों ध्यान आकर्षण चाहूंगा आपका कि इस नीति में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम उच्च स्तर पर देखें तो केंद्र में MHRD एक विभाग बना है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता है। उसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? शिक्षा मंत्रालय होगा। अब शिक्षा मंत्रालय उसका नाम होगा तो उस शिक्षा मंत्रालय के अधीन या उसी के एक हिस्से जो बनाया जाएगा शिक्षा मंत्रालय में, उसमें भारत उच्च शिक्षा आयोग होगा। ये उसमें एक विभाग होगा जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करेगा। उसके अनुसार दूसरा जो इसमें परिवर्तन किया गया वो क्या है साथियों? शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जो हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसका कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%। जबकि वर्तमान में कितना खर्च किया जा रहा है आपको ज्ञात है? 4.43% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन इस शिक्षा पद्धति पर जो खर्च करने का जो प्रावधान है वो 6% रखा गया। आगे इसमें एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जिसमें विज्ञान और मानविकी सामाजिक विज्ञान के दोनों पक्षों में अनुसंधान पर बल दिया जाएगा। जैसे विज्ञान या तकनीक में तो हर संभव उन्नति हो रही है, लेकिन मानविकी सब्जेक्ट या जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनमें भी जो रिसर्च हो सके, शोध हो सके, इसके लिए बराबर जोर दिया जाएगा। ये इसका कार्य इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार 10वीं और 12वीं जो विद्यालय शिक्षा है उसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा साथियों? इसमें परिवर्तन 2 प्रकार से बताए गए हैं क्या, जो कि मूल्यांकन या परीक्षा से संबंधित है। एक तो ये है कि इसमें सेमेस्टर के आधार पर परीक्षा प्रणाली होगी।
दूसरा, इसमें जो आपके परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकते हैं। OMR शीट के द्वारा भी उसका मूल्यांकन वैल्यूएशन किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान इसमें रखा गया कि केवल व्यक्ति जो है थ्योरेटिकल या जो है लंबे उत्तर नहीं दे सकता है, अगर उसकी बुद्धि क्षमता है तो कई मायनों में इसे परखने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार NCERT के द्वारा विद्यालय शिक्षा में NCERT के द्वारा क्या बनाया जाएगा विद्यालय के लिए? NCF फॉर स्कूल एजुकेशन। अब एक NCF की चर्चा बहुत जोरों पर है। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा फ्रेमवर्क है। इसी प्रकार जो हमारे जो यशपाल थे, उन्होंने 2005 में जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी वो पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो है NCF जो बनाने का प्रावधान है वो विद्यालय स्तर पर भी है और शिक्षण शिक्षा में भी है। अब उसमें क्या है कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, शिक्षा या विद्यालय के संबंध में भी जो है NCF बनाया जाएगा कि उसी के आधारित होकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी, ये बताया गया है। आगे चलें कि और महत्वपूर्ण बदलाव विद्यालय के छोटे स्तर पर आते हैं। कक्षा 6 से ही आपको क्या मिलेगा? व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप। ये बहुत बड़ा बदलाव है साथियों कि जब व्यक्ति किशोरावस्था में या कॉलेज उच्च शिक्षा में जाता है तब उसे इंटर्नशिप का और रोजगार की स्थिति बात आती है। हमारे गांधी जी का सपना था बुनियादी शिक्षा का, कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से जो है युवाओं को हर हाथ को काम मिले, रोजगार मिले। वो उसका संकल्पना यहाँ पूरी होती दिखती है कि बालक जो है कक्षा 6 में आने के बाद ही अपने व्यावसायिक शिक्षा का या विषय का चयन कर सकता है और उसका प्रशिक्षण लेते लेते उसे इंटर्नशिप, उसे प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा, जिससे कि आगे चलकर वो आत्मनिर्भर और रोजगार की ओर बढ़ सकता है। ये महत्वपूर्ण बदलाव है साथियों। इसी के साथ देखते हैं कि कक्षा 5 तक जो हम आज प्राइमरी शिक्षा कहते हैं उसमें पढ़ाने का जो पैटर्न होगा वो भाषा क्या होगी? मातृभाषा। जिस क्षेत्र में जो मातृभाषा मदर लैंग्वेज चलती है, प्रचलित है, उसी के अनुसार उसमें अध्यापन कराया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बदलाव क्या है कि छात्रों की प्रगति की जांच, कि बालक किस दिशा में कितना बढ़ रहा है, इसकी जांच के लिए परख नाम की एक संगठन बनाया जाएगा। उस परख नाम से राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनेगा। राष्ट्रीय आकलन केंद्र का मतलब है कि बच्चों की प्रगति, जिस हम शिक्षा नीति बना रहे हैं उसकी समीक्षा जो है ये राष्ट्रीय आकलन केंद्र करेगा कि हम इस नीति के द्वारा कितने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं, कितने और वंचित है, किस गति से हम चलेंगे तो हम ये पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार बच्चों की जो परख या जांच के लिए कंप्यूटराइज्ड या एक असेसमेंट जो होगा वो टेक्निकल रूप से भी हम जांचा जाएगा। उस टेक्निकल असेसमेंट में जो है सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहें? कृत्रिम बुद्धिमत्ता नामक सॉफ्टवेयर बनाया। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा बालकों की प्रगति जांची जाएगी जो कि इस नीति का हिस्सा है। आगे चले। अब प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। बहुत सारे साथियों को जानकारी थोड़ा कम है, या इस जानकारी में पूरा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि प्राइमरी सेक्शन में किस प्रकार का बदलाव किया गया है कि ये जो 5+3+3+4 किया है ये क्या पैटर्न है। पहले जो हमारा पैटर्न चलता था कि 10+2+3 कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। इसी प्रकार नीचे की कक्षाओं में भी इस तरह का बदलाव किया गया है। वो ये जो बदलाव है वो नीचे की कक्षाओं में प्राइमरी स्तर में बदलाव है। देखते हैं दोस्तों कि स्कूल शिक्षा में जो है एक स्तर बनाया गया है 5+3+3+4। अब ये जो बदलाव है ये किस प्रकार से है, इसमें थोड़ा सा ध्यान आकर्षण चाहूंगा आपका कि प्राइमरी शिक्षा में सबसे पहले मूलभूत चरण जो होगा, बालक का जो प्रवेश होगा वो 3 वर्ष के बाद होगा। अब 3 वर्ष के बाद जो है उसमें 5 जो वर्ष लगेंगे किस प्रकार व्यतीत होंगे कि 3 वर्ष का तो उसका एक नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय, ये करके 5 साल का जो है कोर्स रहेगा। उसके बाद जो है 3 वर्ष का कोर्स रहेगा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का। ये प्राइमरी सेक्शन का जो है कोर्स 3 वर्ष का होगा।
उसके बाद जो है कक्षा 3, जो वर्ष 3 है, कक्षा 6, 7 और 8 का रहेगा। उसके पश्चात 9वीं का जो शेड्यूल है वो रहेगा। इस पर विस्तार से आगे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का जो ये आपका ग्राफ बना है उसी के अनुसार मिडिल स्तर तक का पैटर्न बनाया गया। कक्षा मिडिल और उच्च माध्यमिक दोनों स्तर का जो है पैटर्न बनाया गया है। देखते हैं साथियों कि इस जो पैटर्न बनाया है 5 + 3 + 3 + 4 का, वो एक एक करके स्पष्ट करता हूँ। प्री प्राइमरी सेक्शन जो इसमें 5 साल जो बताए गए हैं, वो 5 साल का जो पैटर्न है वो क्या है कि प्री प्राइमरी जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक का पैटर्न है वो 5 साल का है। उसमें 3 वर्ष के बाद बालक प्रवेश लेगा और प्रवेश लेने के पश्चात जो बालक है 1 वर्ष नर्सरी का, दूसरा वर्ष जो है LKG का, तीसरा जो वर्ष है वो UKG का, कक्षा 1 का जो है 4था वर्ष और 5वां वर्ष जो है कक्षा 2 का रहेगा। ये प्री प्राइमरी का जो कि कक्षा ये 5 वर्ष का स्तर पूरा हुआ। इसी प्रकार आगे का जो स्तर बताए जा रहे हैं कि प्राइमरी कक्षा में जो कक्षा 3, 4 और 5 जो व्यतीत होंगे उसके 3 वर्ष हो गए। उसमें जो पैटर्न क्लियर होता है वो ये है कि 5 के बाद ये 3 वर्ष का पैटर्न क्लियर हुआ। उसके बाद जो आता है कि इसमें पढ़ाते समय कक्षा 1 और 2 और कक्षा 3 से ऊपर की कक्षाओं में क्या अध्ययन कराया जाएगा, उसमें लिखा है कक्षा 1 और 2 में जो विषय मूल रूप से जो आपको वजन देना है, अध्यापकों को जो जोर देना है वो ये है कि गणित और भाषा पर अधिक ध्यान देना है। कक्षा 1 और 2 में जो आपकी गिनती पाठ है, ये गणित और भाषा संबंधी जो मातृभाषा है या दूसरी जो भाषा है उन पर फोकस ज्यादा करें। लेकिन कक्षा 4 और 5 में जो है उस बालक की लेखन अभिव्यक्ति को निखारना है, उसके कौशल को निखारने पर जोर देने का प्रावधान बताया गया। इसका कक्षा ये प्राइमरी सेक्शन की बात है। अब मैं चलता हूँ मिडिल स्तर की कि मिडिल स्तर पर जो उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो पैटर्न है उसमें क्या परिवर्तन किया गया। उसमें आता है तो साथियों कि कक्षा 6, 7 और 8 इसमें 3 वर्ष निकलेंगे। इसी प्रकार जब वो कक्षा 9 में जाएगा तो उस 9 के से 12 तक के कितने वर्ष होंगे, 4 वर्ष उसके पूरे होंगे। लेकिन अब यहाँ कक्षा 9, 10, 11 और 12 उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा गया है, लेकिन इसमें विषय चयन की जो है यहाँ पर सुविधा कहाँ होगी, कक्षा 9 से होगी। इस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, विषयों का चयन जो होगा वो कक्षा 9 से किया जाएगा और वर्तमान में ये विषयों का चयन कहाँ से होता है, कक्षा 11 से हो रहा है। इसी प्रकार चले कि 10वीं और 12वीं में सेमेस्टर और बहुविकल्प जो परीक्षा प्रणाली का पैटर्न लागू होगा वो बताया गया। अब आते हैं उच्च शिक्षा में। कॉलेज या उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं, जो प्रमुख बदलाव हैं वो आपके सामने है। पहला उसमें लेके आ रहा हूँ कि उच्च शिक्षा में कोई भी विषय चयन की स्वतंत्रता रहेगी। मान लो कि आपने विज्ञान क्षेत्र में गए, तकनीकी के क्षेत्र में गए, लेकिन आपको मानविकी के विषय अच्छा पसंदता है, आपके कौशल को निखार सकता है, तो आप उन विषयों का चयन भी साथ में कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग करते हुए, बीटेक करते हुए बालक भी संगीत, कला या चित्रकला या किसी भी प्रकार की कला को सीख सकता है। ये महत्वपूर्ण बदलाव है जिससे कि वास्तव में उसके व्यक्तित्व को बहुमुखी बनाया जा सके। अगला है बदलाव कि उच्च शिक्षा में छोड़ने पर आज की जो व्यवस्था है कि बालक जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ते पढ़ते पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, किसी कारण उसे नहीं पढ़ पाया तो उसके साल बेकार हो जाते, किसी प्रकार की उसे कोर्स की डिग्री नहीं मिल पाती। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पहला वर्ष अगर वो पास हो चुका है और अगर आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसे एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र कोर्स का डिग्री दी जाएगी, प्रमाण पत्र कोर्स दिया जाएगा। और दूसरा वर्ष अगर वो उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर मान लो कि वो 3 वर्ष पूरा कर लेता है तो 3 वर्ष की उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। ये महत्वपूर्ण बदलाव है कि उसकी अनवरत शिक्षा बनी रहे और जिसने जहां तक वो शिक्षा की ऊंचाइयों पर पहुंचा उसका कम से कम एक प्रमाणीकरण हो सके कि उसने उस शिक्षा को वहां तक प्राप्त कर लिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए कि उसका वर्ष या समय बेकार नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शोध के संबंध में
शोध या अनुसंधान के संबंध में वर्तमान में एक एमफिल कोर्स चलता है कि वो एमए के बाद या एमए के समय जो एमफिल कोर्स रिसर्च करता है उसको समाप्त किसे किया गया है? एमफिल शोध कार्य को समाप्त कर दिया गया। लेकिन उस शोध के साथ क्या परिवर्तन किया है कि व्यक्ति अगर पीएचडी करना चाहता है, उच्च स्तरीय शोध करना चाहता है, तो वो क्या है, उसकी मानदंड क्या रखे हैं? अगर वो स्नातक उत्तीर्ण है, ग्रेजुएशन कर लिया है और एमए के या परास्नातक का प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण है, तो द्वितीय वर्ष में सम्मिलित होते हुए वो पीएचडी में प्रवेश पा सकता है। जबकि अभी वर्तमान में एमए या पीजी पूरा करने के पश्चात ही जो है पीएचडी में प्रवेश मिलता है। लेकिन ये प्रावधान है कि उसे एमफिल नहीं करना पड़ेगी और उसे सीधा द्वितीय वर्ष एमए के द्वितीय वर्ष में पीएचडी में प्रवेश मिल जाएगा। बहुत अच्छा बदलाव है साथियों कि रिसर्च के क्षेत्र में गति आएगी और उसके अनुसार नई हमारे जो है अनुसंधान के आधार पर महत्वपूर्ण बदलाव आ सकेगा। आगे आता है शिक्षण व्यवस्था में क्या बदलाव किया। यहाँ पर अध्यापक या विद्यालय के स्तर पर जो बदलाव है वो देखने को मिलते हैं। क्या है कि सबसे पहले जो है आपके विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। बिना कोई ट्रेनिंग शुदा व्यक्ति अध्यापक नियुक्त नहीं होगा। आगे उनके वापस सेवारत प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। समय रहते हैं या समय समय पर जो विद्यालय के जो कार्यक्रम होते हैं उनके दौरान उसका प्रशिक्षण कराया जाएगा, तकनीकीगत भी और आवासीय भी, और उनका जो है क्रियात्मक कौशल को निखारा जाएगा। दूसरा बदलाव जो किया गया इसमें शिक्षक नियुक्ति के लिए क्या किया है, पारदर्शिता रखी गई है और प्राथमिकता दी गई कि जहां पर भी पद खाली हैं उनको बहुत जल्दी रिक्त पदों को भरा जाएगा। जो आपके विद्यार्थी हैं उसका अनुपात लगाकर उस रिक्त को पूरा किया जाएगा और उसमें भी पारदर्शिता जो है प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करके चाहे किसी भी प्रकार की कंपटीशन करके उसमें पारदर्शी बनाकर नियुक्ति की जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों शिक्षक पदोन्नति। ये महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि युवाओं को एक भय के रूप में सता रहा था कि पदोन्नति किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर बात है कि शिक्षक की पदोन्नति का आधार उसका क्रियात्मक कौशल होगा, कार्य का प्रदर्शन होगा कि उसकी जो है पहले की क्लासों में कितना बदलाव आया है, वो अपने कक्षाओं में कितना क्रिया कौशल दिखाता है और आगे जो है की कक्षाओं में कितना क्रियात्मक कौशल दिखा पाएगा। इसकी जांच या परख होने के बाद ही उसकी पदोन्नति की जाएगी। ये महत्वपूर्ण बदलाव जो इसका था। लेकिन साथियों कि कोई भी अध्यापक होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है और राष्ट्र निर्माता होने के कारण उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि आने वाली पीढ़ी को वो अधिकतम ज्ञान दे, उसे गढ़े। लेकिन उसमें कोई कमी कंजूसी करता है तो वो दोषी। लेकिन उससे कक्षा में जाने से पहले अपनी तैयारी करके जाना होता है और अगर इस प्रकार से वो तैयारी करके जाता है अपने लेसन प्लान और अपनी शिक्षण विधियों या सामग्री के द्वारा जाता है तो वो क्रियात्मक कौशल ही उसे आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। ये उस अध्यापक को जुझारूपन रखने के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं दोस्तों कि 2022 तक इस शिक्षा नीति के द्वारा क्या होगा कि एनसीटीई जो प्रशिक्षण संस्थान का केंद्र है उसके द्वारा एनसीएफ टीचर एजुकेशन में बनाया जाएगा। एनसीटी के द्वारा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसके लिए? एक ये होगा दोस्तों टीचर एजुकेशन के। टीचर एजुकेशन का मतलब है कि प्रशिक्षण, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैरिकुलम होना चाहिए कि अध्यापक किस किस दिशा में प्रशिक्षित हो, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम बने। ये एनसीटी द्वारा निर्मित किया जाएगा। कब तक? 2022 तक का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार चले आगे 2030 तक जो ये शिक्षा नीति बनी है वो 10 वर्ष का कार्यक्रम है। 2030 तक हम इस शिक्षा नीति के द्वारा कहां तक पहुंच जाएंगे, इसमें यह बताया गया कि जो अगला जो अध्यापक नियुक्त होगा वो केवल वही अध्यापक नियुक्त किया जाएगा जिसने कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो वर्तमान में चल रहा है कि ग्रेजुएशन के दौरान आपका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलता है। अगर कला क्षेत्र में जाता है तो बीए बीएड कहलाता है और अगर विज्ञान के क्षेत्र में जाता है तो बीएससी बीएड कहलाता है। इसे इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। इस इंटीग्रेटेड कोर्स को एकीकृत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कहा गया है।
अगर अध्यापक इस विधा से गुजरता है तो 2030 के पश्चात केवल उसी अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि उसे प्रशिक्षित और शिक्षित दोनों माना जाएगा और उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी। ये भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव है वो दिखाया गया है दोस्तों। इसी प्रकार ये अगर शिक्षा नीति हमारे लागू होती देश में, तो दोस्तों देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति पर चल रही है उसकी अनुसार हम अपने देश को कई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, उनके द्वारा शिक्षा का भारतीयकरण किया जा रहा है, शिक्षा को भारत के अनुकूल बनाया जा रहा है, और जो ज्ञान के क्षेत्र में हम सर्वश्रेष्ठ थे या सभी सभ्यताओं से श्रेष्ठ थे, उसी प्रकार वर्तमान में भी हम भारत देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। ये उनका संकल्प है, उसी के अनुसार ही शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। इस पर जो मेरे ज्ञान में आया, जो मैंने शोध किया, जो मैंने जानकारी प्राप्त की, वो आप तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियां हों, लेकिन मैं आपका उसके सजेशन के लिए स्वागत चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम।